हम ये भी जानते हैं कि 17 जून को जब एमओयू साइन हुआ था, तो ईरान ने उस एमओयू का नाम ही दे दिया था इस्लामाबाद एमओयू। मतलब इस्लामाबाद का एक अहम रोल होगा उसमें। और अब ये प्रेसिडेंट पिज़ेशकिन की अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो अब चलिए 5 बातें एमओयू की जिनको फिर से एक बार दोहराना और समझना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल पाकिस्तान का है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने वहाँ साइन किया है। और भी मुल्क हैं जो मदद कर रहे हैं, कतर मदद कर रहा है पाकिस्तान की, पर मेन जो कंट्री है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, उसके अलावा ये जो उसको नाम दे दिया है कि इस्लामाबाद एमओयू, और अगर यही बनना है फॉरेन पॉलिसी, इसका मतलब है इस्लामाबाद को और भी रोल करना पड़ेगा, बहुत नज़दीकी के साथ ईरान के साथ काम करना पड़ेगा। और क्या काम होगी? जैसे कि एक सिक्योरिटी, एक इस्लामिक फ्रेमवर्क बनेगा। जब अमेरिकी फ़ौजें, अब जैसे मैंने बताया, कुछ निकल गई हैं, जो छोटी-मोटी रह गई हैं, उनको हटना है और उसके बाद इज़राइल का क्या करना है, वो तय होगा। तो इस्लामाबाद फ्रेमवर्क के अंदर एक तो सिक्योरिटी का है, सुरक्षा का इश्यू है। सऊदीज़ ने ऑलरेडी कर रखा है एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ सुरक्षा का, कुवैत ने भी कर लिया है, कतर भी करेगा, बाकी सब करेंगे यूएई को छोड़ के। साथ में जो है, ये सारे अगर फ्रेमवर्क है तो वहाँ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इसीलिए इस्लामाबाद को मेरे हिसाब से ईरान ने बोला है इस्लामाबाद एमओयू, जिससे कि हर मुस्लिम कंट्री को साथ में आना है, उनको सुन्नी, शिया या कोई और सेक्ट पे तक़सीम नहीं करना है। अगला पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान एक तो मीडिएशन कर रहा है, उसने करी इस एमओयू में, इसीलिए जो उनके प्रधानमंत्री हैं वो साइन कर रहे हैं वहाँ पर एज़ अ मीडिएटर। मतलब वो दोनों साइड्स को, सबसे इम्पोर्टेंट रोल पाकिस्तान का है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने वहाँ साइन किया है। और भी मुल्क हैं जो मदद कर रहे हैं, कतर मदद कर रहा है पाकिस्तान की, पर मेन जो कंट्री है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, उसके अलावा ये जो उसको नाम दे दिया है कि इस्लामाबाद एमओयू, और अगर यही बनना है फॉरेन पॉलिसी, इसका मतलब है इस्लामाबाद को और भी रोल करना पड़ेगा, बहुत नज़दीकी के साथ ईरान के साथ काम करना पड़ेगा। और क्या काम होगी? जैसे कि एक सिक्योरिटी, एक इस्लामिक फ्रेमवर्क बनेगा। जब अमेरिकी फ़ौजें, अब जैसे मैंने बताया, कुछ निकल गई हैं, जो छोटी-मोटी रह गई हैं, उनको हटना है और उसके बाद इज़राइल का क्या करना है, वो तय होगा। तो इस्लामाबाद फ्रेमवर्क के अंदर एक तो सिक्योरिटी का है, सुरक्षा का इश्यू है। सऊदीज़ ने ऑलरेडी कर रखा है एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ सुरक्षा का, कुवैत ने भी कर लिया है, कतर भी करेगा, बाकी सब करेंगे यूएई को छोड़ के। साथ में जो है, ये सारे अगर फ्रेमवर्क है तो वहाँ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इसीलिए इस्लामाबाद को मेरे हिसाब से ईरान ने बोला है इस्लामाबाद एमओयू, जिससे कि हर मुस्लिम कंट्री को साथ में आना है, उनको सुन्नी, शिया या कोई और सेक्ट पे तक़सीम नहीं करना है। ईरान आप जानते हैं शिया मुल्क है, पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है। सब काम करेंगे एज़ मुस्लिम कंट्रीज़। ये रिक्वायरमेंट है, तभी मुस्लिम इस्लामिक फ्रेमवर्क बनेगा। देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि जो इस्लामाबाद एमओयू है, जो अगर आप उसका लास्ट आर्टिकल देखें 14, वो साफ कहता है कि जो फाइनल डील होगी, जहाँ तक मैंने बताया कि ईरान का ताल्लुक है, उनकी तो यही फाइनल डील है। फाइनल डील जो है वो एंडोर्स करी जाएगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो उसका रेज़ोल्यूशन निकलेगा उसके ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो हम जानते हैं, जो कि चाइना है, रशिया है, फिर अमेरिका है, यूके है और फ्रांस है, जिनके पास वीटो पावर है, वो सब इस पे हाँ करेंगे कि हाँ, ये फाइनल चीज़ है। और इसमें बिल्कुल लाज़मी है कि जो 2 बड़ी ताकतें हैं, जो कि आज खड़ी हैं ईरान के साथ, चाइना और रशिया, वो अपना वीटो इस्तेमाल करेंगी अगर बाकी कंट्रीज़ जो है, इससे इधर-उधर होने की कोशिश करेंगे तो। मतलब कि ये जो फ्रेमवर्क है, इसमें यूनाइटेड नेशन को सेंट्रल माना गया है, ये है। अच्छा, यहाँ तक ये सब तभी हो सकता है, जब ईरान अपनी जो उसकी आज ताकत है लड़ाई लड़ने की, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसमें कोई समझौता नहीं हो, और वो नहीं मानेंगे। उनकी मिसाइल बनाने की काबिलियत, उनकी ड्रोन की काबिलियत, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। और जो उनके रीजनल कंट्रीज़ हैं, जिसको हम रेजिस्टेंट फ्रंट कहते हैं,
यमन हुआ, इराकी मिलिशिया हुआ, हिजबुल्लाह हुआ है, यहाँ पे सब शांति होनी है और ये ज़िम्मेदारी अमेरिका की है कि किस तरीके से अब जैसे सऊदी और यमन की लड़ाई चल रही है, इसमें अमेरिका तो बात नहीं करेगा, अमेरिका को करना है इज़राइल को कंट्रोल। यहाँ फिर पाकिस्तान का रोल आ जाता है। पाकिस्तान का रोल आ जाता है कि सऊदी से बात करे कि तुमको अपना यमन के साथ अगर ये रीजनल फ्रेमवर्क बनना है, तो आपको आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये लड़ाई से काम नहीं चलेगा। एक बार जब ये हो जाता है, इसमें बिल्कुल सीधी-सी बात है, आगे क्या सोचेगा ईरान, वो ये है कि हमास और गाज़ा और पैलेस्टीन इश्यू। कहने का मतलब ये है कि एक बार अमेरिका के साथ फाइनल डील हो जाती है, उसके बाद मुझे कोई शक नहीं है कि ईरान फिर इज़राइल पे नज़र डालेगा और इन चीज़ों को करेगा बिकॉज़ इनको सेटल करे हुए पैलेस्टाइन इश्यू को परमानेंट शांति जो है वेस्ट एशिया में नहीं आ सकती। सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर वेपन्स की, जो कि आर्टिकल 8 है। 14 आर्टिकल हैं टोटल इस इस्लामाबाद एमओयू में, ये आर्टिकल 8 है। इसमें साफ लिखा है पहली लाइन में कि ईरान ना तो न्यूक्लियर वेपन खुद बनाएगा और ना कहीं बाहर से लेगा, कोई शक नहीं है। वही लिखा हुआ है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगर उसको ईरान को रीजनल फ्रेमवर्क बनाना है, मतलब सब जितने भी मुल्क हैं, कंट्रीज हैं उस वेस्ट एशिया के, सबको एक साथ अगर काम करना है और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाते हैं, तो फिर बाकी सारी कंट्रीज मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया जो है वो भी कहेंगे हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, तो फिर वो सब बराबर तो नहीं रहे ना। फिर क्या होगा, सबको ये घबराहट रहेगी कि अब ये हावी हो जाएगा ईरान हमारे ऊपर, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये कारण है कि ईरान ने बातचीत करने के बाद रशिया और चाइना में ये तय किया, अगर हमें ये रीजनल फ्रेमवर्क को कामयाब बनाना है, तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए। इसी के कारण उन्होंने ये साफ इसमें लिखा हुआ है। इसी में न्यूक्लियर में ये भी लिखा है कि जो उनके पास ऑलरेडी जो है वो न्यूक्लियर बहुत मटीरियल है, वो बातचीत करने को तैयार है अमेरिका के साथ कि इस किस तरीके से इस न्यूक्लियर मटेरियल को यहीं पे जो है खत्म किया जाए। आईएईए के इंस्पेक्टर वहां आके देख सकते हैं और इसी में वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए ईरान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि जो है जिसको एनपीटी बोलते हैं, उसको साइन किया हुआ है। तो उस संधि के तहत जो पीसफुल यूज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो गया मेडिसिन के अंदर, उसके लिए जितनी भी हमें एनरिचमेंट की या ज़रूरत है, वो हम उसके बारे में बात करने को तैयार हैं। तो ये तो न्यूक्लियर है, मेरे ख्याल में ईरान बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में। दूसरी बात क्या है, आर्टिकल 4 की बात करना चाहता हूँ। उसमें एक तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आर्टिकल 4 में ये बोल रहे हैं, आर्टिकल 4 बोलता है कि 30 दिन के अंदर-अंदर अमेरिका जो है अपना नेवल जो उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा है हटाएगा, पर अब ईरान कह रहा है कि आप पहले उसको हटाइए। इसी में एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है और वो ये है कि अमेरिकन जो फौजें हैं वेस्ट एशिया के अंदर, वो ईरान के नज़दीक-नज़दीक जो हैं उस एरिया में 30 दिन के अंदर-अंदर डील साइन होने के बाद, 60 दिन लगे डील के, 30 और जोड़ लीजिए, मतलब 90 दिन तक उनको वो सब खाली करना है। अब बात क्या हो गई है कि वो तो ऑलरेडी खाली हो गई है। कैसे खाली हो गई है? देखिए, अमेरिका की वेस्ट एशिया में टोटल 19 बेसेस है, मिलिट्री बेसेस। तो उसमें से 5 जो है वो तो खाड़ी मुल्क में हो गई, बाकी और हैं। जहां तक कतर का सवाल है, कतर में उनका जो सेंट्रल कमांड है उसका फॉरवर्ड हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर वहां पर था। 10,000 सोल्जर थे अमेरिकन के। तो बमबारी जो करी ईरान ने उन कतर के ऊपर, उसको ऑलरेडी जो है वहां से हटा दिया है अमेरिकन ने। उन्होंने शिफ्ट किया उस हेडक्वार्टर को पहले तो जॉर्डन में। जॉर्डन 1000 किलोमीटर दूर है ईरान से। ईरान ने वहां भी बमबारी करी, तो वहां से हटा के अब इजराइल ले गए उसको। इसी तरीके से बाकी जो है बहरीन है और कुवैत है, वो सारे जो है तकरीबन तकरीबन 19 हेडक्वार्टर या तो खाली हो चुके हैं, या तबाह हो चुके हैं, या काम करने के काबिल नहीं है। तो वो तो ऑलरेडी काम हो चुका है। तो ये समझना है हमें। अच्छा, अगला पॉइंट है हरमोज का एमओयू में। एक बार फिर से हरमोज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटा-मोटा इसको फिर से दोहराना ज़रूरी है। देखिए, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, जैसे मैंने बताया 2 मुल्क हैं, 2 किनारे हैं, ईरान और ओमान।
तो ईरान ने एक बनाई है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी जो है जिसमें दोनों मुल्क शामिल होंगे किनारे वाले, और वो इसको चलाएंगे। सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, पूरे के पूरे इसकी वो पूरी जिम्मेदारी रहेगी ईरान की नेवी की। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जहां तक सवाल है कि वो फीस लेने का सवाल है, इसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है एमओयू के अंदर कि फीस हम जो भी लेंगे, हम जो बाकी खाड़ी के मुल्क हैं जो इसको इस्तेमाल करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, हम उनके साथ बातचीत करके करेंगे और इंटरनेशनल लॉ जो है उसके तहत करेंगे, और जो कोस्टल कंट्रीज होती हैं उनके क्या हक है उनको भी देखेंगे। ये एमओयू में लिखा है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि ईरान जो है वो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। वो कोई बॉस बना या भावी नहीं हो रहा है किसी मुल्क के ऊपर।